हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके। आज के इस लेक्चर में हम हाउ टू कैलकुलेट क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने लॉस ऑफ प्रॉफिट के बारे में थ्योरेटिकल डिस्कशन किया है। आज के इस लेक्चर में हम एक सिंपल एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हाउ टू कैलकुलेट क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। एक सिंपल एग्जाम्पल है ये, इसको पहले हम रीड करते हैं। मिस्टर शास्त्री हैड टेकन अ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी फॉर ₹1,20,000, द पीरियड ऑफ इंडेमनिटी बीइंग 6 months after the fire. On 16th May 2008, his office premises were destroyed by fire. The following information is available from his books. Net profit for the year ended 2007, standing charges for the year ended 2007, sales for the year ended 2007, sales from the year ending on 15th May 2008, sales from 16th May to 15th November 2007, then sales from 16th May 2008 to 15th November 2008. Calculate the amount of fire claim. So एग्जाम्पल है, क्या कहा है? शास्त्री हैड टेकन अ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। शास्त्री है एक लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी उन्होंने ली है और पॉलिसी है 1,20,000 की, और जो इंडेमनिटी पीरियड है वो 6 months का है आफ्टर द फायर। अब 16 मई 2008 को क्या हुआ है? बिजनेस प्रीमाइसेस वेयर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लगी है और बिजनेस प्रीमाइसेस क्या हुआ है? डिस्ट्रॉय हुआ है और फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दी है। सो नेट प्रॉफिट है, स्टैंडिंग चार्जेस, सेल्स वगैरह, ये कुछ आइटम्स एग्जांपल में हमें अवेलेबल किए हैं। सो हाउ टू कैलकुलेट लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड हाउ टू कैलकुलेट क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, इसके बारे में अब यहाँ हमें क्या करना है? डिस्कशन करना है। तो पिछले लेक्चर में हमने जो थ्योरेटिकल डिस्कशन किया है, यहाँ मैं उसको थोड़ा इन शॉर्ट क्या करता हूँ, उसका हम रिव्यू लेंगे। इसमें कुछ स्टेप्स यहाँ क्या करने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं। इसमें पहली जो स्टेप है उसमें क्या किया जाता है? जो शॉर्ट सेल है उसको कैलकुलेट किया जाता है। जो दूसरी स्टेप है उसमें जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट किया जाता है। तीसरी जो स्टेप है, उस तीसरी स्टेप में जो लॉस ऑफ प्रॉफिट है वो लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। वो लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जो पहली स्टेप में हमने शॉर्ट सेल कैलकुलेट किए हैं उसको ग्रॉस प्रॉफिट रेट से मल्टीप्लाई किया जाता है और ये लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। और बाद में इस लॉस ऑफ प्रॉफिट में एक एटम ऐड किया जाता है। उस एटम का नाम क्या है? इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। ये इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग क्या की जाती है? ऐड की जाती है, और एक एटम उसमें से डिडक्ट किया जाता है। वो एटम कौन सा होता है? सेविंग्स इन स्टैंडिंग चार्जेस। ये एडिशन और डिडक्शन करने के बाद जो भी फिगर मिलती है उसको क्या कहा जाता है? ग्रॉस क्लेम, या फिर ये क्या है? लॉस ऑफ प्रॉफिट है। और बाद में जो एवरेज क्लॉज है उस एवरेज क्लॉज को क्या किया जाता है? अप्लाई किया जाता है। सो एवरेज क्लॉज को कब अप्लाई किया जाता है? ये जो लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी है उस लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का कंपैरिजन जो ग्रॉस प्रॉफिट है ऑन एनुअल टर्नओवर उसके साथ किया जाता है। अगर ये लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी उस ग्रॉस प्रॉफिट से अगर कम है तो एवरेज क्लॉज क्या किया जाता है? अप्लाई किया जाता है। सो ये एक सिंपल प्रोसेस हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की है। अब हम क्या करेंगे? उसको फॉलो करेंगे। सॉल्यूशन करेंगे, इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम। सॉल्यूशन
स्टेप का मैंने डिस्कशन किया है, अब एक्चुअल उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ओके, सॉल्यूशन देखो, स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 इसमें, स्टेप नंबर 1 क्या किया जाता है? इसमें जो शॉर्ट सेल है उसको कैलकुलेट किया जाता है। शॉर्ट सेल, शॉर्ट सेल्स। अब देखो, शॉर्ट सेल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ये जो इंडेमनिटी पीरियड है, उस इंडेमनिटी पीरियड से रिलेटेड जो पिछले ईयर का पीरियड है, उस पीरियड में कितनी अमाउंट की सेल्स हुई है, यानी कि अमाउंट ऑफ सेल्स रिलेटेड टू इंडेमनिटी पीरियड करस्पॉन्डिंग टू इंडेमनिटी पीरियड इन प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले साल में इंडेमनिटी पीरियड से रिलेटेड जो पीरियड है, उस पीरियड में जो सेल्स हुए हैं, उस सेल्स की अमाउंट पहले हमें क्या करनी पड़ती है, लेनी पड़ती है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो इंडेमनिटी पीरियड है उसको पहले हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ये देखो, इंडेमनिटी पीरियड कितना है? 6 मंथ्स आफ्टर फायर, यानी कि 6 महीने का इंडेमनिटी पीरियड है आफ्टर फायर। तो अब देखो, आग कब लगी है? 16 मई 2008 को लगी है। तो इंडेमनिटी पीरियड 6 महीने मंथ का कब खत्म होगा? 16 मई टू आफ्टर 6 मंथ, मई आफ्टर 6 मंथ पीरियड कब खत्म होगा? देखो, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये क्या है? 6 महीने, 6 मंथ जो है अक्टूबर को क्या होते हैं, खत्म होते हैं। यानी कि पहला महीना कब खत्म होगा? मई से शुरू होगा, जून में खत्म होगा। मई जून, जून जुलाई, जुलाई अगस्त, अगस्त सितंबर, सितंबर अक्टूबर और अक्टूबर नवंबर, ये क्या होगा? 6 महीने का पीरियड होगा। यानी कि ये खत्म कब होगा? फिर से उसको थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। 6 मई, मई 16th जून फर्स्ट मंथ, 16th जुलाई सेकंड मंथ, 16th अगस्त थर्ड मंथ, 16th सितंबर फोर्थ मंथ, 16th अक्टूबर फिफ्थ मंथ और 16th नवंबर सिक्स्थ मंथ। यानी कि 16th नवंबर 2008 को क्या होगा? ये इंडेमनिटी पीरियड खत्म होगा। तो एक्चुअल इंडेमनिटी पीरियड कितना होगा? देखो, इसको हम थोड़ा राइट आउट करते हैं। इंडेमनिटी पीरियड, इंडेमनिटी पीरियड देखो कहाँ से शुरू होगा? 15th मई 2008 टू 6 months, 15th नवंबर, 15th नवंबर 2008, ये क्या है? इंडेमनिटी पीरियड है। अब इस पीरियड से रिलेटेड जो पिछले ईयर का पीरियड है, प्रीवियस ईयर्स पीरियड, उस पीरियड के जो सेल्स है वो पहले यहाँ हमें क्या करनी पड़ती है? कंसीडर करनी पड़ती है। सो सेल्स फ्रॉम 15th मई 2007 टू 15th नवंबर 2007, ये पिछले साल की इस पीरियड की सेल्स की वॉल्यूम यहाँ हमें लेनी पड़ती है। तो देखो, किस पीरियड के सेल्स? 15th मई 2007 टू 15th नवंबर 2007। देखो इसमें है क्या? ये देखो, सेल्स फ्रॉम 16th मई टू 15th नवंबर 2007, 9 लाख रुपीज। यहाँ आग कब लगी है? 16th मई को लगी है। सॉरी, यहाँ 16th मई करो, 16th मई। ओके, तो ये सेल्स कितने हैं? 16th मई 2007 टू नवंबर 15th 2007, 9 लाख रुपीज। ये देखो यहाँ 9 लाख रुपीज। सो ये हो गए 9 लाख रुपीज लास्ट ईयर की सेल्स करस्पॉन्डिंग टू इंडेमनिटी
पीरियड, इंडेमनिटी पीरियड से रिलेटेड लास्ट ईयर की यहाँ सेल्स लेनी पड़ती है। ऐड, इसमें ऐड करना पड़ता है इंक्रीज इफ एनी, इंक्रीज, अगर इसमें इंक्रीज के कुछ चांसेस है तो इफ एनी, इंक्रीज क्या है, पिछले ईयर में और इस ईयर में क्या होता है, टर्नओवर बढ़ सकता है, इसलिए ये देखना पड़ता है एग्जाम्पल में इंक्रीज है या नहीं। तो ये जो एग्जाम्पल है इसमें कुछ इंक्रीज वगैरह हमें नहीं दिया, तो ये इंक्रीज कुछ नहीं है, इंक्रीज इफ एनी नो। ठीक है, तो ये जो सेल्स है उसको क्या कहा जाता है, एक्सपेक्टेड सेल्स, या फिर उसको हम स्टैंडर्ड सेल्स भी कह सकते हैं, स्टैंडर्ड सेल्स, स्टैंडर्ड सेल्स। कितने स्टैंडर्ड सेल्स, ₹9 लाख, ये क्या है, एक्सपेक्टेड सेल्स। तो अगर आग नहीं लगती तो इस बिजनेस में, इस पीरियड में सेल्स कितने अमाउंट की हो सकती थी, 9 लाख की हो सकती थी। ठीक है, अब जो एक्चुअल सेल्स है इस पीरियड की, जो इंडेमनिटी पीरियड है 16 मई 2008 से 15 नवंबर 2008 तक की जो एक्चुअल सेल्स है उसको यहाँ हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। सेल्स फ्रॉम 16 मई 2008 टू 15 नवंबर 2008। देखो 16 मई 2008 तो 15 नवंबर 2008 एक्चुअल सेल्स कितनी है, 3 लाख की है। सो एक्चुअल सेल्स की अमाउंट क्या है, 3 लाख रुपीज, 3 लाख। ये देखो एक्चुअल सेल्स है 3 लाख की। अब देखो ये जो स्टैंडर्ड सेल्स है उसका इस एक्चुअल सेल्स से, ये जो इंडेमनिटी पीरियड की जो एक्चुअल अमाउंट है सेल्स की, उससे क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। और ये जो एक्सेस स्टैंडर्ड सेल्स है, ओवर स्टैंडर्ड सेल्स यानी कि एक्चुअल सेल्स इन इंडेमनिटी पीरियड, उसको क्या कहा जाता है, शॉर्ट सेल कहा जाता है। शॉर्ट सेल्स, उसको क्या कहा जाता है, शॉर्ट सेल। इसके लिए यहाँ है क्या किया जाता है, ये सेल लेस की जाती है। जनरली इसकी डेफिनेशन क्या है, शॉर्ट सेल का मतलब क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट जो हमने डिस्कस किया तब उसका डिस्कशन किया है। इट इज अ एक्सेस स्टैंडर्ड सेल्स ओवर एक्चुअल सेल्स इन इंडेमनिटी पीरियड, ये इसकी सिंपल से क्या है, डेफिनेशन है। सो एक्सेस स्टैंडर्ड सेल्स कितनी है, वो 6 लाख की है, 9 माइनस 3 वो कितनी है, 6 लाख की। तो ये क्या है, शॉर्ट सेल है, शॉर्ट सेल। ये पहला शॉर्ट सेल्स की अमाउंट कितनी हो गई, 6 लाख। अब शॉर्ट सेल्स तो क्लियर हो गए, अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या किया जाता है, स्टेप नंबर 2 में जो ग्रॉस प्रॉफिट रेट है वो कैलकुलेट किया जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेट, ग्रॉस प्रॉफिट रेट कैलकुलेट किया जाता है। सो एक ग्रॉस प्रॉफिट रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जो पिछला साल है इस बिजनेस का, उस पिछले साल के जो नेट प्रॉफिट क्या अमाउंट है, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट सेल, पिछले साल की नेट सेल्स, और उसको मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से। तो इस फॉर्मूला से हमें क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेट। सो ये जो पिछला साल है, पिछले साल का नेट प्रॉफिट, पिछले साल के इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। सो कैलकुलेशन करेंगे इसका हम। देखो पिछला साल, अब आग लगी है 16 मई 2008 को, तो पिछला साल कब खत्म हो सकता है, दो चांसेस है इसमें, एक मार्च 2008 को खत्म हो सकता है या फिर 31 दिसंबर 2007 को खत्म हो सकता है। तो देखो ईयर एंडेड कहा है,
डेट यहाँ नहीं दी। तो देखो नेट प्रॉफिट फॉर द, यानी कि पिछले साल 2007 में खत्म हुआ है, यानी कि 31 दिसंबर 2007 को। देखो नेट प्रॉफिट है 2007 का 72,000, ठीक है। तो उसको पहले हम लेते हैं फॉर्मूला। देखो नेट प्रॉफिट है पिछले साल का कितना, 72,000। देखो 72,000 प्लस इसमें क्या ऐड किया जाता है, पिछले साल के जो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है। स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब क्या है, ये फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं। तो इसको बिजनेसमैन को क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। तो एक क्या है, फिक्स एक्सपेंसेस है, उसको बिजनेसमैन क्या कर सकता है, इंश्योर कर सकता है। तो जो इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस है वो खाली इसमें क्या किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। तो देखो स्टैंडिंग चार्जेस है फॉर द ईयर एंडेड 2007 24,000, और ये सभी हमें यहाँ क्या एज्यूम करना है, इंश्योर्ड है। सो इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस 24,000 डिवाइडेड बाय पिछले साल के जो सेल्स की अमाउंट है। देखो सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 14,40,000, 14,40,000 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, ये तो हमने फिगर्स को फिलअप किया। अब कैलकुलेशन करेंगे। देखो ये 72,000 प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस 24,000 डिवाइडेड बाय 14,40,000, सॉरी 14,40,000 into 100। So a 6.94% ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है। 6.94 यानी कि 95% लेंगे। ये क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है। थोड़ा रिपीट इसको हम कैलकुलेट करते हैं। 72,000 प्लस 24,000 डिवाइडेड बाय 14,40,000, 14,40,000 इंटू 100। ये तो 6.67% आता है, सॉरी 6.67% आता है। फिर से एक बार करते हैं, दो बार थोड़ा फिगर अलग अलग आई है, इसलिए आप कंफर्म करते हैं। 72,000 प्लस 24,000, ठीक है, 96,000 डिवाइडेड बाय 14,40,000 और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 6.67% ये कंफर्म है। सो ए है ग्रॉस प्रॉफिट का रेट। स्टेप नंबर 2 में ग्रॉस प्रॉफिट का रेट कैलकुलेट करना पड़ता है। वो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट हमने क्या किया, कैलकुलेट किया। अब स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या किया जाता है, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट शॉर्ट सेल्स इनटू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेट या रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, देखो शॉर्ट सेल्स डिवाइडेड बाय, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट रेट। ठीक है, शॉर्ट सेल की अमाउंट है ₹6 लाख इंटू ग्रॉस प्रॉफिट रेट है 6.67%। और अब देखो हमें मिलेगा लॉस ऑफ प्रॉफिट।
कितना लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा, ये देखो ₹6 लाख डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6.67%, 40,020 ये क्या है, लॉस ऑफ प्रॉफिट। 40,020 ये है लॉस ऑफ प्रॉफिट। देखो इसके बाद क्या किया जाता है, एवरेज क्लॉज। इसमें दो एडजस्टमेंट किए जाते हैं। वो दो एडजस्टमेंट कौन सी है, सेविंग्स इन स्टैंडिंग चार्जेस और इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। सो इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं दिया। तो ये जो दो एडजस्टमेंट है वो दो एडजस्टमेंट यहाँ करने की जरूरत नहीं। अब आगे की स्टेप क्या है, यहाँ पॉलिसी अमाउंट हमें दी है, तो जो एवरेज क्लॉज है वो एवरेज क्लॉज अप्लाई होता है या नहीं, वो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। सो देखो स्टेप नंबर 4 क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एवरेज क्लॉज। एप्लीकेशन ऑफ एवरेज क्लॉज, एप्लीकेशन ऑफ एवरेज क्लॉज। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ एवरेज क्लॉज ये अप्लाई होता है या नहीं, ये पहले हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। देखो ये पॉलिसी अमाउंट क्या है, पॉलिसी अमाउंट 1,20,000 की पॉलिसी अमाउंट है। ये देखो 1,20,000 की पॉलिसी अमाउंट है। और एक अमाउंट यहाँ लेनी है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर। इसको यहाँ क्या किया जाता है, देखा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस कवर बोलते हैं, एक्सपेक्टेड इंश्योरेंस कवर। इंश्योरेंस कितने अमाउंट का लेना चाहिए, ये फिगर, इसको क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर कहते हैं। तो ये कंपैरिजन करते हैं। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है 6.67%, और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट हमें कंसिडर करना है वो एनुअल टर्नओवर का। सो एनुअल टर्नओवर का मतलब क्या है, जिस डेट को आग लगी, ये देखो 16 मई को, इस डेट पर खत्म होने वाले जो पिछले 12 महीने हैं, 12 मंथ्स बिफोर द डेट ऑफ फायर, उस पीरियड की जो सेल्स है उसको एनुअल टर्नओवर कहा जाता है। तो एग्जांपल में ये पहले हमें कंसिडर करना पड़ेगा, यानी कि जो टर्नओवर है कौन से डेट का हमें अब देखना पड़ेगा, 15 मई या फिर 16 मई 2008 को खत्म होने वाले जो 12 मंथ्स हैं। देखो यह है 15 मई 2008 है क्या, सेल्स फ्रॉम द ईयर एंडिंग 15 मई, ईयर एंडिंग, ईयर का मतलब क्या, 12 मंथ्स, ईयर एंडिंग 15 मई 2008 कितने हैं, 15 लाख। सो इस पर जो अमाउंट होती है ग्रॉस प्रॉफिट की वो देखनी है, 15 लाख, 15 लाख। पहले इसको हम काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। देखो क्या है, 15 लाख डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6.67। देखो सो इंश्योरेंस कवर कितने अमाउंट का होना चाहिए, 1 लाख और 50 रुपीज का इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो पॉलिसी अमाउंट है, ये पॉलिसी अमाउंट कितनी की है, 1,20,000 की, यानी कि पॉलिसी अमाउंट क्या है, ज़्यादा है। जितना इंश्योरेंस लेना चाहिए, इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए, 1,50,000 रुपीज का इंश्योरेंस लेना चाहिए, लेकिन जो इंश्योरेंस लिया है वो इससे भी ज़्यादा अमाउंट का लिया है। तो ये जो एप्लीकेशन है एवरेज क्लॉज का, यहाँ ये एवरेज क्लॉज का एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं। तो अब ये समझ में आता है
कि एवरेज क्लॉज को कब अप्लाई किया जाता है, जब ये पॉलिसी अमाउंट ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर से अगर कम है, तब क्या किया जाता है, एवरेज क्लॉज का एप्लीकेशन किया जाता है। यहाँ पॉलिसी अमाउंट क्या है, ज़्यादा है, तो एवरेज क्लॉज को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ हम ये इंश्योरेंस कवर लेते हैं। कितना है इंश्योरेंस कवर, 1,50,000 का इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, ज़्यादा है। सो ये एवरेज क्लॉज अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। एप्लीकेशन ऑफ एवरेज क्लॉज नॉट नेसेसरी, ये एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं, नॉट नेसेसरी, बिकॉज क्यों ज़रूरत नहीं, नीचे वो कैलकुलेशन हमने किया है। बिकॉज पॉलिसी अमाउंट इज more than insurance cover required. Insurance cover required. इंश्योरेंस कवर रिक्वायर्ड। इंश्योरेंस कवर रिक्वायर्ड का मतलब क्या, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ऑन एनुअल टर्नओवर, इसको ही क्या कहा जाता है, इंश्योरेंस कवर रिक्वायर्ड कहा जाता है। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ऑन एनुअल टर्नओवर, उसको ही क्या कहा जाता है, इंश्योरेंस कवर कहा जाता है। तो ये अगर कम है पॉलिसी अमाउंट से, तो एवरेज क्लॉज की एप्लीकेशन की यहाँ जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो यहाँ क्लेम कितना रहेगा, ये जो लॉस ऑफ प्रॉफिट है 40,020 का, इतनी ही अमाउंट क्या होगी, क्लेम की होगी। थैंक यू।